जहां पर सोसाइटी इंडिविजुअल्स को उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे बाइफरकेट न करके उनको किसी पर्टिकुलर ट्रेड के बेसिस पे या उनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस या जो उनकी इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस पे जो इनइक्वालिटी होती है, उस इनइक्वालिटी के बेसिस पे जब वो स्टेटा भी डिवाइड करती है पीपल को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, इस प्रोसेस को या इस कॉन्सेप्ट को सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। इस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के प्रोसेस में इट इज अ ट्रेड ऑफ सोसाइटी, not the reflection of individual differences, which I already discussed you. Second one, social stratification come over from generation to generation. And third one, social stratification is universal but variable. Means ये हर तरह की सोसाइटी में आपको इस तरह कोई न किसी ने कोई न कोई स्टेटा जरूर दिखेगा, चाहे वो क्लास का हो या आप मार्क्सिस्ट सोसाइटी में चले जाए, वहां पर जो बुर्गेजियंस होते हैं, सर्वहारा होते हैं, जिन पावर जिसको ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड बोला जा गया है, ये वेरी करते हैं। मीन्स स्ट्रेटिफिकेशन का जो आधार है वो वेरी कर सकता है, बट देयर आर स्ट्रेटिफिकेशन इन ईच एंड एवरी सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी वैसे हो सकता है जहां पर किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेटिफिकेशन ना हो। एंड फोर्थ पॉइंट इज social stratification involve not just inequality but beliefs as well. So, uh, comprehending all these points, the social stratification is the hierarchical arrangement of individual into the social class, caste, and division within a society. And these hierarchies, which may be overtly or covertly presets, are not present at all in some society, are quite common in state level society. हर तरह की सोसाइटीज में है, हर तरह के आपको इस ये एक स्ट्रेटिफिकेशन मिल जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि हम सोसाइटी में लोगों को जो सोर्स पे कितनी उनकी कमांड है, रिसोर्सेज पे कितना उनका कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग में कौन पावर ले रहा है, ये बहुत सारे बेसिस हैं इस तरह के स्ट्रेटिफिकेशंस में। इसीलिए बोला है कि ये बिलीफ सिस्टम को भी अपने आप में इंक्लूड किया हुआ है। किसको सोसाइटी में ज्यादा रिस्पेक्ट है, किसको कम रिस्पेक्ट है, कौन मनी के रूप में ज्यादा अच्छे पोजीशन पे है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी जो सोशल वैल्यू जिसकी जिसकी सही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं जो ये गवर्न करती हैं कि सोशल सर्टिफिकेशन का आधार क्या होगा। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स की बात की जाए, किसी भी तरह, तो हर क्या सब में अपना है ना, सबके अपने वेल्थ हैं, सबके अपने प्रेस्टीज है, पोजीशंस हैं, और उसके बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया गया है। जब हम अ, और तरह की बातें करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस में, जिसकी पूरी मीनिंग में डेफिनेशंस पे आते हैं, तो बुरे की डेफिनेशंस बहुत ही फेमस डेफिनेशन है रेमंड्स डब्ल्यू मोरे की। The social stratification is horizontal division of the society into higher and lower social units. Means every society is divided into more or less distinct groups. जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, ठीक है, वहां भी इस तरह के आपको क्या बोलते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस? फर्स्ट वन, it is a social and economical categorization of individual a societal framework. ये एक कैटेगराइजेशन है, और सोसाइटी अपने पूरे
एक पैमाने में सोशल और इकोनॉमिकल बैलेंसेस को, जो सोशो इकोनॉमिकल जो डिवीजन है, उसको ध्यान में रखकर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बनाती है, क्योंकि आपके सोशो और इकोनॉमिकल दोनों चीज आती हैं, जिसमें सोशल में क्या आता है आपका, प्रेस्टीज, पावर, प्रिविलेजेस, इकोनॉमी में आपकी वेल्थ। तो इन दोनों ही चीजों में एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, या दोनों के दोनों बीच में एक संबंध है, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। यहीं से कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑपरेसर और ऑपरेस्ड का। दोज आर इन पावर, they are behave like the oppressor, and those are not in power, they have not right for their choices, they have no right for their thoughts, their उनके पास अपने जो भी डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं होती है, they will become the oppressed. One feature of the social stratification is it is based on caste, class, status, and power of a community or section of people within the framework of a society. Third one is social stratification exists because of the natural differences in people's ability. कुछ चीजों में डिफरेंसेस होते हैं, मेरा रंग क्या होगा, ये नेचुरली है। मेरे होठ कैसे होंगे, ये नेचुरली है। मेरी हाइट कैसे होगी, ये नेचुरल है। लेकिन हम इसके बेसिस पे जब हम रेसिस्ट कमेंट्स करते हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट रेसेस में डिवाइड करते हैं, और जब ये बोलता है कि नहीं मेरा रेस अच्छा है, जो व्हाइट व्हाइट लोगों का क्या है, जो गोरे होते हैं उनका एक परसेप्शन रहता है, तो व्हाइट रेसेस आर द बेस्ट रेस वर्ल्ड, और जो ब्लैक होते हैं दे आर मेंट फॉर द स्लेवरी, दास्ता के लिए बने ही होते हैं। और ये बहुत लंबा, साउथ अफ्रीका में ये बहुत लंबा मूवमेंट चला था, और अभी भी आप ऑस्ट्रेलिया में आप इसके न्यूज देख लेते हैं, जहां पर आप एज ए ब्लैक होने के कारण आप पे रेसिस्ट कमेंट किए जाते हैं, आपको आपके साथ वहां पर एक तरह का सेकंड सिटीजन बिहेवियर आपके साथ होता है। यूएस में आप इसको देख सकते हैं। इसे बीच में देखे होंगे जब 9/11 की जो घटना हुई थी, उसके बाद जो पगड़ी वाले सिख थे उनके ऊपर रेसिस्ट कमेंट किए गए थे। जो इंडियंस होते हैं, इंडियंस चाहे कितने भी गोरे क्यों ना हो जाएं, दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्लैक्स, एंड दे फेस द सच काइंड ऑफ social stratification. They are the part of that social stratification on the basis of their race. क्योंकि ग्लोबली लोगों ने एक हायरार्की बनाकर रखी है कि हम व्हाइट हैं, वी आर द बेस्ट, क्योंकि उनके पास पावर है, दे हैव मनी, और वो पावर वो एक्सरसाइज करते हैं, तो पावर एक्सरसाइज करेंगे तो दे फील दैट दे आर द बेस्ट वन। तो इस तरह के जो कभी आपके जो नेचुरल डिफरेंसेस होते हैं, सोसाइटी कभी उसका भी आधार बना के आपको, जैसे एक डिवीजन, एक डिवीजन क्या है, मेल फीमेल, दिस इज नेचुरल डिवीजन। मेल फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ये नेचुरल आपकी नेचुरल डिफरेंसेस हैं। लेकिन एज ए सोसाइटी व्हेन वी गिव द वैल्यू इन दीज नेचुरल डिफरेंसेस, they will become the part of the social stratifications. मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, होमोसेक्सुअल, अलग तरह की चीजें सोसाइटी में, हर तरह के लोग हैं, और ऑल दिस फिनोमेना आर द नेचुरल फिनोमेना, और बहुत कॉमन। लेकिन हमने हर चीज के साथ वैल्यू जोड़ दी है। मेल है, यू आर द सुपीरियर वन। फीमेल है तो फीमेल, दे हैव टू सपोर्ट द मेल, योर वर्क इज टू फैसिलिटेट द मेल।
और उस बेसिस पे आपने डिवीजन कर दिया। ट्रांसजेंडर, उनको तो हम ह्यूमन समझते ही नहीं है। होमोसेक्सुअल हैं तो उनको आप अलग तरह से, आप उनको क्या नाम है देखेंगे, उनको अलग तरह से आप ट्रीट करेंगे। ये सब डाइविजन, ये सब डिविजन्स हम नेचुरल नेचुरल आपके उस पे नेचुरल जो डिफरेंसेस होते हैं उसके बेसिस पे सोसाइटी ने इस तरह के डिविजन्स बना रखे हैं, इस तरह की हायरार्की बना रखी है। और यही हायरार्की आपके सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस कहलाती है कि ये हायर यूनिट है, ये लोअर है, ये इस तरह के हैं। इनको इस तरह के हर हर चीज में जो भी हमारे नेचुरल नेचुरल चीजें हैं उस पर हमने जब वैल्यू ऐड कर देते हैं कोई भी, दे विल बिकम द पार्ट ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं सोसाइटी में, ये कॉन्फ्लिक्ट की पोजीशन हमेशा बनी रहती है। फिर जो कैटेगरीज है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं सोशल क्लास की, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो वाइडली ऑब्जर्वेबल है वो होता है आपका सोशल क्लास और जेंडर। क्योंकि यहाँ पर डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्थ एंड इनकम एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, सोशल क्लास वहां से जनरेट होता है कि आपकी वेल्थ और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में कैसे है। अगर सोसाइटी में सभी लोग की जो इकोनॉमिकल कंडीशन होगी सेम होगी, वहां पर कोई कोई भी सोशल क्लास डिवीजन होगा ही नहीं होगा। सब लोग गरीब हैं, गरीब हैं। किसी से किसी कोई भी किसी तरह का कोई भी हायरार्की वहां पर नहीं रखेगा। when the distribution of the wealth and income is unequal, तुरंत वहीं पर सोशल क्लास बन जाता है। और इस तरह के सोशल सोशल जो क्लास होते हैं वो आपकी इकोनॉमी और आपकी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे बहुत हद तक डिपेंडेंट होते हैं कि आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा और आपका इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी हैं। आपके पास जो सोशल वेल्थ है वो एक अलग चीज होती है, और आपके आपके पास जो जो पारिवारिक संपत्ति है वो एक अलग स्ट्रेंथ देती है। सोशल वेल्थ और आपके जो पारिवारिक वेल्थ है वो दोनों ही आपके उस सोशल क्लास को स्टेब्लिश करने में आपका रोल प्ले करती है। सेकंड वन इज और जेंडर। Sex is different thing. Sex is a biological notion. You are male, you are female, you are transgender. This is, sorry, no, not transgender. Male female का बायोलॉजिकल वो है, डिविजन्स है। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं, दिस इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। Sex is a biological construct and gender is a social construct. When you speak about gender, it means we speak about the roles of the different sex. जो सोसाइटी का जो गर्ल्स जो मेल हैं फीमेल हैं, इनकी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अपनी तरफ है। लेकिन हम जब इनमें इन मेल फीमेल होने के बाद जब सोसाइटी में हम उनको उनके साथ उनके सोशल रोल को जोड़ देते हैं, फीमेल आर फॉर द हाउस होल्ड, मेल आर फॉर द अर्निंग, ट्रांसजेंडर आर दे हैव नो वैल्यूज फॉर देयर लाइफ, या वो सोसाइटी के पार्ट नहीं है, या वो सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए हैं। ये नोशन जोड़ने से जोड़ते ही वो बायोलॉजिकल नोशन क्या हो गया, सोशल कंस्ट्रक्ट में डिवाइड हो गया, एंड विच इज नोन एज द जेंडर। जब तक उसमें हमने सोशल रोल को ऐड नहीं किया है, दिस बिलोंग इनटू द कैटेगरी ऑफ द बायोलॉजिकल नोशंस फॉर विच वी यूज टर्म सेक्स।
और जब भी हम जेंडर की बात करने लग जाएंगे, इट मीन्स वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर जेंडर रोल्स एंड विच इज डिसाइडेड बाय द सोसाइटी। और वो जेंडर इनइक्वालिटीज जो होती हैं सोसाइटी में, in terms of decision making in a family, in terms of their social role, in terms of expectations, in terms of occupation, यही सोशल इनइक्वालिटी स्ट्रेटा बनाती है कि ऑक्यूपेशन में कौन है, फैमिली में डिसीजन मेकिंग में किसकी चलती है, आपके सोशल रोल क्या इक्वली डिवाइड है, या जो आपसे एक्सपेक्टेशंस की जाती है। पता नहीं आप लोग आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट द बीएससी बीएड ग्रुप of this semester is uh, the the balance. There are a balance between the male and female student in my classroom. और एक अच्छा नोशन है कि the parents are promoting their girls child, but many of your friends are not so fortunate. They may be better from you, but their parents, their social context did not allow them to take their decision. However, they are willing to do that. अब ये फॉर्चुनेट होना कि आपने डिसीजन, आप एग्जाम भी क्रैक कर लिए, लेकिन आप सिर्फ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आप लड़की हैं। ये जेंडर रोल, क्यों जेंडर, क्योंकि ये किससे होता है, ये आता है आपके एक्सपेक्टेशन से। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जेंडर रोल्स में कि घर की कमाई कौन करे, दे आर द रोल ऑफ द बॉयज। गर्ल्स आर नॉट मेंट फॉर दैट। और इस तरह से जेंडर इनइक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, प्रिवेल करती है। बहुत बार बहुत सारे लड़कों का मन होगा कि अरे नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी, कोई ऐसा मिल जाए मुझे जो मैं घर का काम सब कर दूं और मेरे लिए खाना पीना काम वो करे, मेरे लिए अर्निंग वो करे। तो ये सब चीजें जो आती हैं, ये सब चीजें जो होती हैं, ये आपकी जो जेंडर जेंडर इनइक्वालिटी है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो दोनों जेंडर झेलते हैं। बट people, the male are happy because they have power. उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, उनके पास वेल्थ है, सोशल कैपिटल उनके पास ज्यादा। और यही आधार बनता है इस तरह की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। फिर आपका रेस और आपकी एथनिसिटी, कि आप किस एथनिक ग्रुप्स के हैं, आपका रेस क्या है, और उस रेस के बेसिस पे हमने कुछ उसको वैल्यू दे रखी है। कुछ कुछ स्टीरियोटाइप्स आपके साथ जुड़ गए हैं, जो स्टीरियोटाइप्स आपको उस डिस्क्रिमिनेशन के कगार पे ले आए हैं कि उनके बेसिस पे लोग आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। एज इज also a kind of social, also a norms for the social stratification, and like age, the disabilities, चाहे हम उसको दिव्यांग नाम दे दें, हम उसको कोई भी नामोक्लेचर कर दें, विकलांग बोले, दिव्यांग बोले, it will not give a positive impact when we will not treated them as a individual, as a human being. आप दिव्यांग बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए, लेकिन आप
जब तक उसको इंसान की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, हर कुछ भी डिसेबिलिटी किसको भी कभी भी हो सकती है। किसी को जेनेटिक होती है, मतलब बाय बर्थ होती है, और किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो ये चीज हमेशा कभी भी हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एज ए इंडिविजुअल इनके बेसिस पे लोगों को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। कभी सुनाऊंगा आप लोगों को एक पता नहीं सुने नहीं सुने हैं, एक को सुने हो वीडियो। बीएचयू पे दो लड़के हैं, दो तीन का ग्रुप है बच्चों का, जो देख नहीं सकते हैं, और वो जितनी बॉलीवुड की जो पॉपुलर जो गाने होते हैं ना, उनको वो संस्कृत में गाते हैं। तुम सुने उनको? नहीं सुने? यस सर, बीएचयू वाला में देखी थी, वीडियो था। हाँ, आज तक वगैरह ने उसकी कवरेज भी की है, मेरे पास होगा। यस सर, देखी हूँ यूट्यूब पे। ये क्या है, ये अलग उनके भी अपने टैलेंट हैं, बट हम उनको अंधे बोल के, या डिफरेंट डिफरेंट जो नोशंस हैं वैसे बोल के हम क्या करते हैं, हम उनको सोसाइटी में उस स्ट्रेटिफिकेशंस में ले आते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब बार बार बोलता हूँ मैं कि जो जिस तरह का हम लोगों के साथ व्यवहार हुआ होता है, हम अक्सर उसको भूल जाते हैं। जब सोशल जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं हमारे सेक्शंस, हमारे सोसाइटी के, उनको बहुत कुछ झेलनी पड़ती है ऑब्वियस। तो हमें इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि हम अगर देखें कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसका किसी न किसी बेसिस पे आपका जो आपका ह्यूमिलेशन किस लिए हो रहा है, क्योंकि आप की पर्टिकुलर कास्ट के बेसिस पे आपका आपका ह्यूमिलेशन हो रहा है। लेकिन जब जब आप दूसरे को देखते हैं कि दूसरे का ह्यूमिलेशन किसी पर्टिकुलर दूसरे किसी डायमेंशंस पे हो रहा है, तो क्या आप उसके लिए वॉइस रेज करते हैं, या आप उसका पार्ट बन जाते हैं कि आप उसको ह्यूमिलेट करते हैं? अगर आपको कास्ट के बेसिस पे, आपको आपके रिलीजियस के बेसिस पे आपका आपको ह्यूमिलेट किया जाता है, आपके सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन के बेसिस पे आपको ह्यूमिलेट किया जाता है, तो ये चीजें हमें एज ए सोसाइटी, जब हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं, तो हम इन इसका बताने का अर्थ ही यही है कि आप इन चीजों के बारे में थोड़े सेंसिटाइज हो पाए, और ये सेंसिटाइजेशन ही आपको एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के रूप में स्टेब्लिश करने में एक रोल प्ले करती है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस का देखो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इसी में आता है। अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस की जो बेसिक थ्योरीज हैं, कि जो ये बताता है कि किस तरह के स्टेटा बनते हैं, उसके लिए तीन चार थ्योरीज हैं जो बहुत ही पॉपुलर थ्योरीज हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सुपरिटी थ्योरी, विच इज गवर्न बाय द डार्विन। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज अ फंक्शनलिस्ट थ्योरी। 1 minute, brother. सॉरी गाइस। तो ये थ्योरीज आपको पढ़नी नहीं है, मैं खाली बस एक नोशन, क्योंकि ये बीएड के लेवल पे थोड़ा ज्यादा, उससे ज्यादा का मटेरियल है। बट दोज हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मैंने एक जो राइटअप दिया है उसमें थोड़ा बहुत दिया है, एंड दे कैन रीड अबाउट इन डिटेल। ओके, कोई किताब सजेस्ट करेगा तो किताब में सजेस्ट कर दूंगा। इसमें पहले एक आता है जो नेचुरल सुपरिटी थ्योरी आती है, जो डार्विनिज्म के नाम से है। कि डार्विन बोलता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो रेसेस हैं, वो बायोलॉजिकली वो सुपीरियर होते हैं, उनके
उनके उस केस में हर्बर्ट स्पेंसर जो थे, एक जो इसको एडवोकेट करते थे। इसको बोलते हैं सोशल डार्विनिज्म। और ये मानते हैं कि जो सोसाइटी में आपकी जो सोशल इनइक्वालिटी है, दिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोलॉजिकल। बायोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट रेस जो होते हैं, वो बोलते हैं वाइट, मतलब एक एग्जांपल देते हैं, वाइट क्लेम दैट बायोलॉजिकली दे आर सुपीरियर ओवर द ब्लैक। मेन आर बायोलॉजिकली सुपीरियर टू वुमेन। इस तरह के नोशंस हमारे हैं। इनके बेसिस पे जब हम चीजों को करते हैं, इसको 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 टर्म दिया इन्होंने सोशल डार्विनिज्म। डार्विन, जो डार्विन का सिद्धांत है कि, क्या सिद्धांत है जी, बायो वाले बताओ तो। सर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यस, नेचुरल सिलेक्शन सर। नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, दो बोथ आर। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये चीज यहां से आती है। तो उसी के जो 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 सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करती है, एग्जिस्टेंस की बात करती है, उसी को सोशल कॉन्टेक्स्ट में लेकर हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको बोला कि देयर आर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड सम थिंग, there is individual differences. On the basis of their individual differences, the society makes the categories, और इन कैटेगरी, जो ये कैटेगरी बनती है, उसी कैटेगरी के बेसिस पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस होते हैं। जो जो सोशल डार्विनिज्म को मानने वाले हैं, ये अलग अलग थ्योरीज है। देखो सोसाइटी में किस तरह के सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस हुए हैं, उनको उनके लिए अलग अलग थ्योरी लोगों ने इवॉल्व की। तो एक थ्योरी ये है जिसको हार्वर्ड स्पेंसर ने इसको बहुत अधिक आगे बढ़ाया, कि लोगों ने बायोलॉजिकली जो डिविजन्स थे, उन डिविजन्स के बेसिस पे, या जो बायोलॉजिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे, उनके बेसिस पे लोगों ने सोशल डिविजन्स किए। वो हायरार्की बनाई, जिस हायरार्की बेसिस जो एक बेस बना सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस का। जैसे एक रेसेस स्ट्रेटिफिकेशन हुआ, दूसरा जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन हुआ। तो इस तरह के स्ट्रेटिफिकेशंस बने, which is the base of that kind of stratification is the biological. दूसरा टर्म आया था फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसके जो लीडिंग जो प्रोटैगोनिस्ट थे, which is who is the Talcott Parson, TALCOTT PARSONS, टॉलकट पार्सन। इनका जो थ्योरी था, वो था कि जो सोसाइटी है, जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी में हर पार्ट का अपना अपना एक फंक्शन है। अगर एक फंक्शन ने भी काम करना बंद किया, तो हम अच्छे से काम नहीं कर सकते। तो इसमें इन्होंने एक चीज ऐड की कि ऐसी बॉडी में अंग होते हैं ना, हमारी बॉडी में, जिस अंग को की ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है। ऐसा कुछ हायरार्की है कि नहीं बॉडी में हमारे? बोलिए। यस सर सर। वाइटल ऑर्गन्स। यस सर। है यस सर। आपका ब्रेन, आपका हार्ट। तो अगर हम अपने बॉडी को किसी हायरार्की में रखें, तो वी कैन अरेंज देम इन सम काइंड ऑफ हायरार्की। तो यस हमारा सर। हार्ट और ब्रेन को हम एक कैटेगरी में सकते हैं कि हार्ट और ब्रेन ऐसे हैं जिसमें से जिसने भी काम करना बंद कर दिया, काम खत्म। हार्ट चल रहा है, लेकिन आपको ब्रेन, क्या नाम है, आप डेड हो गए, ब्रेन डेड हो गए, जो कोमा में लोग चले जाते हैं। नॉर्मल आपका दिमाग काम कर रहा है, लेकिन हार्ट आपका काम नहीं कर रहा है, कोई कोई मतलब नहीं है आपके रहने का। तो इसको हम एक बोल सकते हैं दे आर सुपीरियर। फिर बोलता है कि हर पार्ट का, लेकिन हर पार्ट के अपने अपने फंक्शन है। इसी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर टॉलकट पार्सन ने बोला कि सोसाइटी में
जो ये डिविजन्स हैं, जो स्ट्रेटिफिकेशंस हैं, हर सोसाइटी में हर तरह के काम करने वाले लोग हैं, और हर तरह के काम करने वाले लोगों के हिसाब से सोसाइटी में ये डिविजन्स बने हुए हैं कि कौन, ये जो डिवीजन ऑफ लेबर जिसको बोला गया, डिवीजन ऑफ लेबर्स, कि किसकी डिमांड ज्यादा है, किसकी उपयोगिता ज्यादा है, विच ऑफ द पार्ट इज मोर यूजफुल, या जिसकी नेसेसिटी ज्यादा है। जैसे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बनाया कि जो लोग, ऐसे लोग जो पॉलिसी प्लानिंग करेंगे, जो हमारे लिए प्लान करेंगे चीजों को, जो जो हमारे लिए हमारे लिवलीहुड के लिए काम करेंगे, जो हमारे दिन जो दिन के काम हैं उनको उनको रेगुलेट करने का काम करेंगे, कि हम कैसे हमारे स्कूल्स हों, कैसे वो हों, दे आर एट पावर। हमने उनको प्राइमरी पोजीशन दिया। तो क्या क्या हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स आ गए, जो हमारे पॉलिटिशियंस आ गए, दे आर एट द हायर डोमेन। एज ए सोसाइटी हम अपने जो सोशल फंक्शंस हैं, उन सोशल फंक्शंस को हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देते हैं, कि किसका रोल ज्यादा है, किसका रोल कम है, और उस रोल के बेसिस पे, उस डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशंस करते हैं। तो फंक्शनल थ्योरीज, जो फंक्शनलिज्म है, वो इसी तरह से लगती है कि हर एक पूरे फंक्शन की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि उसका हर फंक्शन काम करे, और सोशल फंक्शंस काम करने के लिए हर फंक्शन का अपने अपने काम को करना जरूरी है, और सोसाइटी इसी फंक्शंस के बेसिस पे एग्जिस्ट कर रही है। इसी का एक नया रूप जो आता है, वो आता है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस, जहां पर ये सर्वहारा और बुजुर्गा वर्ग की बात करता है, कि जहां ऑनरशिप और नॉन ऑनरशिप प्रॉपर्टी की बात करता है, जहां पर ये ऑपरेस और ऑपरेसर की बात करता है। कभी कार्ल मार्क्स को अगर आपको मौका मिले पढ़ने का, तो यू कैन लर्न अबाउट दैट। सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक एक्सप्लाइटर, दूसरा एक्सप्लॉइटेड, जिसका जिसका एक्सप्लॉइट करने वाला, और एक जो एक्सप्लॉइट होने वाला। इसलिए इसने दूसरा नाम दिया ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। आप कहीं भी, उसने बोला कोई भी सेट एग्जांपल ले लीजिए, आप इन डिविजन्स में लोगों को बांट सकते हैं, और कौन एक्सप्लॉइट करता है, दोज आर इन पावर, दोज हैव मनी। इसीलिए जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, जो मार्क्स बोलता है कि द पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो रुपए हैं, जो वेल्थ है, जो रिसोर्सेज हैं, उनमें सबका अधिकार होना चाहिए। जो कैपिटल है आपके, उस कैपिटल पे सबका अधिकार होना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कभी आप लोग जब ईगल को और मार्क्स को कोई पढ़ेंगे, जब मन करे, तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको पढ़ेंगे, तो वो एक अच्छी थ्योरी देता है। जो मार्क्स की थ्योरी है सोशल सर्टिफिकेशंस की, तो वो सोसाइटी में दो तरह से बांटता है, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड को। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं सोशल सर्टिफिकेशंस के। और जो जैसे कि अपना स्लेवरी स्लेवरी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करती है, जिसको हम दास्तां बोलते हैं। और अब एजुकेशन का रोल इसमें क्या है, कहाँ पर एजुकेशन यहाँ पर इंटरवेन करता है। अगर इस तरह के सोशल डिविजन्स हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस हैं, तो व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन? वो क्या करेगा एजुकेशन? एनीवन? इस तरह के डिविजन्स को और प्रोपगेट करेगा, या सोशल मोबिलिटी को और फैसिलिटेट करेगा? दो काम हो सकते हैं। तो सोशल मोबिलिटी फैसिलिटेट हो जाए, तो अब उसका 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 इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये जो दीवारें हैं, वो धीरे धीरे दीवारें जल्दी जल्दी टूटनी स्टार्ट हो जाएंगी।
लेकिन अगर ये ना हो तब क्या? एजुकेशन का रोल क्या है इसमें? कोई भी? क्या रोल है एजुकेशन का? सर सोशल सर मोबिलिटी को बढ़ाना ही होगा। सर दोनों साइड जा सकता है सर। वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो एजुकेशन को किस तरह से यूज करते हैं। अगर वो सही वे में यूज करते हैं तो मोबिलिटी को फैसिलिटेट करेंगे, और नहीं यूज किए तो फिर वही होगा सर, डिवीजन को। एक चीज मैंने बहुत पहले शुरू में जब स्टडी फिर कहा था कि ये आपके बिलीव्स को भी, बिलीव भी है आपका, आपके। सर सोशल के जितने भी डार्कनेस है उसको रिमूव करने का काम करता है सर, इविल को, डार्कनेस को, हम्म। मतलब it enlightens the path। लेट इन द पार्ट, ओके, ऑब्वियस कि आप जो सोसाइटी में जो डिविजन्स हैं उस डिवीजन के प्रति आपको सेंसिटाइज करता है एटलीस्ट। इफ देयर इज डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, if there is division stratifications on the basis of gender, if there is division on the basis of disability, if there is division on the basis of race, on the basis of ethnicity, then we can be a sensitize, और एजुकेशन वो सेंसिटाइज करने का काम उसका होना चाहिए कि वो डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रेटिफिकेशंस के जो पैमाने हैं वहां पर आपको सेंसिटाइज करे। देन यू कैन also think that these groups are also a human being and you accept their existence beyond their social role। हम क्योंकि हमारा क्या होता है, हम हर चीज को उनके सोशल रोल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और इसलिए लगता है ये डिविजन्स आर द बेस्ट थिंग, और इसीलिए हम उसका विरोध नहीं कर पाते। उसके लिए क्या क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उनके सोशल रोल को एक बार देखिए और उसको जज करने का प्रयास किए वेदर दे आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर सम लॉजिक और नॉट। उनके बेसिस पे आपको ये मिल जाएगा कि क्या इनके जो 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 आप इन चीजों को देखेंगे तब आपको उस तरह के सेंसिटाइज हो पाएंगे, चाहे वो जेंडर की बात हो, चाहे वो कास्ट की बात हो, चाहे वो डिसेबिलिटी को लेकर हो, या डिफरेंट डिफरेंट जो एथनिक ग्रुप्स हों जिस पर हम बिना सोचे बिना कुछ रियलाइज किए हुए हम डेरिवेटिव रिमार्क्स दे देते हैं। सो these all are this is all about the social stratification which we have discussed uh, in terms of our syllabus। तो ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं कि एजुकेशन का क्या इसमें रोल आएगा। एक चीज में आती है जो सोशल जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात की जाती है, वो हम लोग अलग से एक पूरी क्लास चलेगी उस पे कि उसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हम उनकी बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हमें कौन कौन से राइट्स मिले हैं, और फिर हम लोग बात इसके लिए आगे भी करेंगे। इसमें एक चीज और आता है टर्म इसमें, नेशनल इंटीग्रेशन का, जो इस यूनिट का लास्ट एक पॉइंट है कि व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसके बारे में और दो तीन पॉइंट के बारे में कल हम लोग एक बार सुबह बात करेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर क्या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की, और एज ए टीचर जब आप क्लासरूम में जाएंगे, एज ए टीचर जब आप बिहेव करेंगे, देन व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी टू प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन। और जब हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो क्या ये जो सोशल सर्टिफिकेशन हम लोग पढ़े, सोशल डिविजन्स पढ़ रहे हैं, हाउ दे आर हैम्परिंग, और जो इनइक्वलिटी है, जो सोशल इनइक्वलिटी है, वो किस तरह से इस तरह के डिविजन्स को ये नेशनल इंटीग्रेशन को किस तरह से हैम्पर कर रही है। हम इन इन कॉन्टेक्स्ट इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम नेशनल इंटीग्रेशन को
सर्कल ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे।